हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कोलॉइडल विलयन के बारे में। और कोलॉइडल विलयन में मुख्य रूप से उसमें उपस्थित अणुओं के आकार के आधार पर, यानी कि अणुओं की प्रकृति के आधार पर कोलॉइडल विलयन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग होंगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोलॉइडल विलयन में उपस्थित अणुओं के प्रकृति के आधार पर उसे दो भागों में बांटा जाता है। कैसे कैसे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो कोलॉइडल विलयन यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन। और ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है स्टूडेंट, इसको दो भागों में बांट दीजिए। एक हो जाएगा आपका क्या, लायोफोबिक सॉल्यूशन। हाँ, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन इतना ज़्यादा बेहतर होगा। लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। और इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन। द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन। चलिए, पहला तो हो गया द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन, जिसको लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे। और दूसरा होता है लायोफिलिक। दूसरा हो गया लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसे कहेंगे द्रव स्नेही कोलॉइडल विलयन। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गए, दो तरह के कोलॉइडल विलयन हो गए। एक द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन और दूसरा द्रव स्नेही कोलॉइडल विलयन। मतलब ऐसा आप ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें कोलॉइडल विलयन द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन के बारे में, तो ये आपको समझना है कि द्रव विरोधी नाम से पता चल रहा है कि ये द्रव से दूर जाना पसंद करें। मान लीजिए जल में आप घुलाना चाहें, जल से ये दूर जाना पसंद करते हैं, उस तरह के कोलॉइडल विलयन को कौन सा कोलॉइडल विलयन कहेंगे, लायोफोबिक कोलॉइडल विलयन। जैसे देखिए FeOH होल ट्वाइस, इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड कहेंगे। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जब आप जल में डाल के घुलाइएगा तो ये जल में नहीं घुलेगा। यानी कि इस तरह का विलयन जो बनेगा वह विलयन क्या होगा कि मतलब जल से दूर भागेगा, ये जल में घुलना नहीं चाहेगा, अतः इसे द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन कहेंगे। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आप स्टार्च लेते हैं और स्टार्च को जल में डालकर आप घुलाते हैं। उदाहरण स्वरूप आप जैसे देखिए ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज एक स्टार्च है, तो ग्लूकोज को आप लीजिए और पानी के अंदर डालिए और उसको घुलाइए, पूरी तरह से घुल जाएगा। तो ये जो स्टार्च का विलयन बनेगा, यह स्टार्च का विलयन द्रव स्नेही कहलाएगा, यानी लायोफिलिक, क्योंकि इस तरह का विलयन द्रव में आसानी से घुल जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात और हम आपको ध्यान दें कि ये जो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यह लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन एक तरह से मान के चलिए कि अस्थायी होता है। मतलब इसको अगर बनाया भी जाता है तो ये बहुत जल्दी क्या होता है कि अपने अणुओं में वापस विभक्त हो जाता है, यानी अपने इसके अणु अलग और द्रव के अणु अलग। यानी द्रव में डाल के अगर आप इसको घुलाइएगा भी तो ये अस्थायी तौर पे कोलॉइडल विलयन बनाते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, आर्सेनिक क्लोराइड हो गया, ये सारे जो कोलॉइडल विलयन होते हैं, चाहे तो सल्फर के 16 बनाते हैं, ये सब जो कोलॉइडल विलयन होते हैं वो जल में अस्थायी रूप से घुलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये बनते कैसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि इनको बनाने के लिए, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए इसके अणु जो होते हैं बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं। मतलब कि ये छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के कोलॉइडल विलयन के आकार के हो जाते हैं। जैसे देखिए, आपको हम बताए थे कि 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर का जो आकार है, इस आकार में अगर किसी भी विलयन में उपस्थित अणु का आकार आ जाए तो वो किस तरह का विलयन बनाएगा, कोलॉइडल विलयन बनाएगा। यानी
कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो आकार है ये जो आकार है आपका 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर का, इस आकार का अगर कोई अणु द्रव में घुला हुआ है और उसके कारण जो विलयन बन रहा है, तो उस तरह के विलयन को क्या हम लोग कहेंगे? कोलाइडिक विलयन कहेंगे। तो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट कि अणु के जो आकार होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, और ये छोटे अणु के आकार धीरे धीरे आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के इस आकार में बदलते हैं, और इस आकार में बदल के द्रव में घुलने की वजह से क्या बना देते हैं? लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे लिख सकते हैं कि अणुओं का आकार इसमें, ऐसा लिखिए, इसमें अणुओं का आकार काफी छोटा होता है, जो आपस में जुड़कर 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के आकार का होकर द्रव विरोधी कोलाइडिक विलयन बनाता है। पहली बात तो ये हो गया स्टूडेंट। दूसरी, यह सामान्यतः अस्थायी होता है। ध्यान रखिएगा, ये सामान्यतः अस्थायी होता है, यानी किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को मिलाइएगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा कि पृथक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी कि ये अस्थायी तौर पे होगा। दूसरा उदाहरण अगर इसका हम देखें तो आप क्या ले सकते हैं स्टूडेंट? आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं सल्फर सोल ले सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, और आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड के अलावा आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, ये ऐसा लिखिए आप लोग स्टूडेंट कि ये आर्टिफिशियल सोल जितने भी होंगे वो जो बनाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा, वो जितने भी सोल होंगे वो अधिकतर किस नेचर के होते हैं? तो द्रव विरोधी कोलाइडिक विलयन, यानी कि लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। गोल्ड सोल हो सकता है, प्लैटिनम सोल हो सकता है, ये सारे जो सोल होते हैं वो क्या होते हैं? द्रव विरोधी कोलाइडिक विलयन होते हैं। अब बात है यहाँ पे स्टूडेंट कि ये जो कोलॉइडल विलयन बनते हैं उन्हें बनाया कैसे जाता है, तो आर्टिफिशियली हम लोग कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल ये आपके जो सोल है वो ये जो विलयन बन रहे हैं वो कौन सा विलयन है? द्रव विरोधी। ये द्रव विरोधी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि द्रव के प्रति इनका आकर्षण बहुत ही कम होता है। यहाँ पे लिखते हैं इनका आकर्षण द्रव के प्रति बहुत ही कम होता है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इनका जो आकर्षण है द्रव के प्रति बहुत ही कम होगा, और ये सब आर्टिफिशियल कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गए, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए जितने भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है अधिकतर क्या होते हैं? लायोफोबिक इन नेचर होते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो एक बात तो ध्यान रखना है कि ये जो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो द्रव के प्रति काफी आकर्षित होते हैं, द्रव से इनको लगाव होता है, द्रव के प्रति काफी आकर्षित होते हैं, द्रव में डालने पर ये घुल जाते हैं, और उपयुक्त द्रव में अगर इनको डाल के घुलाया जाए तो आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। जैसे स्टार्च को आप पानी में डालिए और उसको घुलाइए तो क्या होगा कि वो एक घोल की तरह बनेगा, और वही घोल क्या कहलाएगा? लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेंगे ये द्रव से काफी लगाव इनका होता है। तीसरी बात ये अस्थायी होते हैं, काफी अस्थायी होंगे, इनको जल्दी पृथक नहीं किया जा सकता, यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग कर पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। और अगर बात करें तो ये जितने भी प्राकृतिक कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, नेचुरल ऑब्टेनिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो सारे कैसे व्यवहार के होते हैं? लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे स्टार्च है, ग्लू है, जिलेटिन है, आप बात करें तो इसके अलावा और बहुत सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन हैं, जैसे ग्लू है,
ये सारे जो है रबर है, इन सबों का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, ये सारे कैसे बनेंगे, ये सारे लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएंगे, यानी द्रव स्नेही। तो यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सारे कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही या लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, उदाहरण के तौर पे ब्लू हो जाएगा, जिसको कि गोंद आप लोग कहते हैं, जिससे साटते हैं, ब्लू हो जाएगा, रेजिन, ये आप देखे चलिए स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, प्रोटीन हो जाएगा इत्यादि। यहाँ पे लिखेंगे ये द्रव के प्रति काफी लगाव रखते हैं, इसलिए तो लायोफिलिक कहते हैं इनको। द्रव के प्रति काफी लगाव होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लायोफिलिक कहते हैं। दूसरी बात और अगर कहेंगे, ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, मतलब ये अस्थायी प्रकृति के होंगे, इनको जल्दी पृथक कर पाना, अलग अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो इनके बारे में एक बात और आप कह सकते हैं कि ये जो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, ये अस्थाई तो हो ही गया, अस्थाई प्रकृति के होते हैं और इनके द्रव के प्रति काफी आकर्षण इनका होता है और इन्हें पृथक कर पाना काफी मुश्किल होता है। यानी कि इन कोलॉइडल सॉल्यूशन को पृथक करना मुश्किल होता है। तो पृथक करना मुश्किल हो गया, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जितने भी नेचुरल ऑब्टेनिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन हैं, वो सारे नेचुरल ऑब्टेनिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन किस प्रकृति के होंगे, तो उन्हें हम लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे। जितने भी, जैसे आप देखते होंगे कि स्टार्च है, ग्लू है, प्रोटीन है, जिलेटिन है, ये सारे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं स्टूडेंट, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, लायोफिलिक नेचर होते हैं। और यहाँ पे एक बात और लिखेंगे, इनके अणुओं का आकार बड़ा होता है, करीब 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। इसको ध्यान रखिएगा। तो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के अणुओं के आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, जबकि लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के अणुओं का आकार बहुत छोटा छोटा होता है, जो आपस में जुड़कर 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में बनते हैं और तब जाके कहीं कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हो गया लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन और द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, इन्हें हम बना कैसे सकते हैं, किन किन विधि द्वारा इनको बनाया जा सकता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी विक्षेपित कणों के प्रकृति के आधार पे कोलॉइडी विलयन को 3 भागों में बांटते हैं। मतलब कैसे, जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में, कि किस तरह से हम लोग लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन किस प्रकृति में हमें मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम लोग लिखने वाले हैं कि विक्षेपित कणों के प्रकृति के आधार पर कोलॉइडल विलयन को सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटते हैं।
बांटा जाता है। यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कण मौजूद होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो अणु मौजूद होते हैं, उन अणुओं के आधार पर कोलॉइडल सॉल्यूशन को यानी कि कोलाइडी विलयन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो चलिए पहला भाग हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाएगा बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। तो क्या हो गया स्टूडेंट, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं बहुआण्विक हो गया आपका कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, इस तरह के सोल का निर्माण, इस तरह के कोलॉइडल विलयन का निर्माण ऐसे होता है कि जब आप कोलाइडी विलयन को मतलब कि किसी भी सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट में जाने के बाद ये बहुत छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण इनके होते हैं और ये कण आपस में जुड़कर कोलाइडी विलयन के कणों के आकार के हो जाते हैं, जिससे कि आपका क्या बन जाता है, कोलॉइडल विलयन बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। मतलब बहुत सारे अणु एक साथ जुड़कर कोलाइडी विलयन के अणुओं के आकार के होकर कोलाइडी विलयन का जब निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे गोल्ड का सोल आप बनाना चाहते हैं, यानी कि सोने का आप कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हैं, बनाएंगे क्यों सोने का कोलाइडी विलयन? तो आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी होती है, तो इन सब चीजों के लिए गोल्ड का सोल बनाया जाता है और उसका लेप लगाया जाता है। तो गोल्ड का सोल यानी गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए क्या किया जाता है, गोल्ड को पहले बारीक महीन कर दिया जाता है, उनके कणों का आकार बहुत ही छोटा हो जाता है और उनको जब उपयुक्त द्रव में डालकर घुलाया जाता है तो उनके कण यानी उनके अणु जो है वो आपस में जुड़ के करीब करीब 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक के हो जाते हैं। तो वो क्या बना देते हैं, गोल्ड के सोल बना देते हैं। गोल्ड का सोल हो गया, सल्फर का सोल हो गया, ये सब क्या होते हैं, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर कोलाइडी विलयन के अणुओं के आकार प्राप्त करते हैं, जिससे बहुआण्विक कोलाइडी विलयन बनता है। तो ये हो गया स्टूडेंट कि जब आप विलयन बनाते हैं तो उस विलयन में पहले छोटे छोटे अणु होते हैं जिनका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे और जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे जिसका आकार कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में हो जाएगा। और इस तरह का जो विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, बहुआण्विक कोलॉइडी विलयन कहेंगे। और इसका उदाहरण की अगर आप लोग बात करें स्टूडेंट, तो उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं गोल्ड का सोल हो गया स्टूडेंट, सल्फर सोल हो गया इत्यादि। ये सारे क्या कहलाएंगे, बहुआण्विक कोलॉइडी विलयन कहलाएंगे। तो ये तो पहला हो गया स्टूडेंट। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे बृहत आणविक कोलॉइडी विलयन, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन।
तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं मैक्रोमोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो ये आपके सारे लायोफिलिक कोलॉइड्स हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, जेलेटिन हो सकता है, ग्लू हो सकता है। ये जो नेचुरल अकरिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यानी प्राकृतिक जितने भी लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उनके अणुओं का आकार करीब करीब 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो अतः इनसे बनाए जाने वाले जितने भी कोलॉइडी विलयन होंगे उनको हम क्या कहेंगे? बृहत आणविक कोलॉइडी विलयन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार के कोलॉइडी विलयन में अणुओं का आकार बड़ा होता है, जो 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। अतः इसे बृहत आणविक कोलॉइडी विलयन कहते हैं। क्या हो गया स्टूडेंट? ये मैक्रोमोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। और उदाहरण अगर आप लिखे मैक्रोमोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन का, तो क्या हो जाएगा? स्टार्च लिख सकते हैं, सेल्यूलोज लिख सकते हैं, और जिलेटिन लिख सकते हैं इत्यादि। ये सारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? तो मैक्रोमोलेकुलर यानी बृहत आणविक कोलॉइडी विलयन हो जाएंगे। चलिए अब तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा होता है संयोजित कोलॉइडी विलयन, जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट हो गया एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। और ये एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं स्टूडेंट? तो आप ऐसे समझिए कि इनका जब आप घोल बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि जैसे ये ट्रू सॉल्यूशन हो, वास्तविक विलयन हो, तो ये आपका वास्तविक विलयन होता है। और इस वास्तविक विलयन वाले सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन में होता क्या है कि इसमें धीरे धीरे करके इसके जो अणु हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एसोसिएट करते चले जाएंगे, जुड़ते चले, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में कैसे होंगे? ट्रू सॉल्यूशन की तरह वर्क करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे? ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे और जुड़ते 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 अगर इनके अणुओं का आकार 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच हो जाए, यानी कोलॉइडी विलयन के आकार का हो जाए, कोलॉइडी विलयन के अणुओं के आकार का हो जाए, तो इस तरह के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कि संयोजित कोलॉइडी विलयन कहेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? तो साबुन। जब आप साबुन को पानी में डालकर घुलाते हैं तो पानी में घुलने के बाद क्या होता है कि ये शुरू में बिल्कुल पानी में घुल जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करते हैं, परंतु जब इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है यानी सांद्रण बढ़ते चला जाता है तो क्या होता है कि इनके अणु आपस में चिपकते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। और इस जुड़ने और चिपकने की वजह से इनका आकार जो है वो 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक कोलॉइडी विलयन बनाते हैं। उस कोलॉइडी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजित कोलॉइडी विलयन या फिर एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ पे नोट करेंगे कि इसमें तनु अवस्था में यानी डाइल्यूट कंडीशन, यहाँ पे लिखते हैं, इसमें डाइल्यूट अवस्था में लिखेंगे विलयन, क्या लिख सकते हैं? विलयन ट्रू सॉल्यूशन या फिर यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करता है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह कार्य करता है तथा सांद्रण बढ़ने पर
सांद्रण बढ़ने पर इन अणुओं ये अणु आपस में जुड़कर क्या लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन के अणुओं के आकार यानी 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच हो जाता है, जिससे संयोजित कोलाइडी विलयन बनता है। जिससे क्या बन गया स्टूडेंट? संयोजित कोलाइडी विलयन बन गया। उदाहरण के तौर पे अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? उदाहरण के तौर पे आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं साबुन का घोल। और साबुन के घोल में अगर आप ध्यान दीजिए, साबुन के घोल में क्या लिख सकते हैं? C17H35 और COONA। ये क्या हो गया? सोडियम स्टीयरेट। ये क्या है? साबुन है। क्या हो गया स्टूडेंट? ये साबुन हो गया। तो ये साबुन का घोल हो गया। साबुन का घोल शुरू में क्या होगा? जब कम मात्रा में साबुन घुला हुआ होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह लगेगा, यानी वास्तविक विलयन की तरह। लेकिन जैसे जैसे ये ज्यादा घुलता चला जाएगा, इसका सांद्रण बढ़ता चला जाएगा, तो इसके अणु आपस में चिपकते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, संयोजित होते चले जाएंगे और इनका आकार कोलाइडी विलयन के अणुओं के आकार के बराबर हो जाएगा, जो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक का हो जाएगा। जिससे क्या बन जाएगा? कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसको आप लोग क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे कि हम लोग कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने की विधियों के बारे में। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने की विधियां। कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग मुख्यतः लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन जो बनाते हैं, तो एक बात ध्यान रखना है आपको कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन में अणुओं का आकार कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होता है, जबकि सस्पेंशन में अणुओं का जो आकार होता है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन इन दोनों के बीच का होता है, यानी 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच का होगा। तो इन अणुओं को बनाने की दो विधि हैं। पहला विधि होता है हमारा कंडेंसेशन मेथड। जिसको कहते हैं संघनन विधि। ये हो गया संघनन विधि पहला, कंडेंसेशन मेथड। और दूसरा होता है हमारा डिस्पर्सन मेथड। जिसे कहते हैं परिक्षेपण विधि। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे परिक्षेपण विधि यानी डिस्पर्सन मेथड, और पहला हो गया कंडेंसेशन मेथड। तो देखिए कंडेंसेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन में अणुओं का आकार जो छोटा होता है वो अणुओं के आकार आपस में जुड़कर बड़े हो जाते हैं, और जब अणुओं का आकार हो जाता है कोलाइडी विलयन के अणुओं के आकार के बराबर, तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है? कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, पहला बात हम लोग कर लेते हैं कंडेंसेशन मेथड के बारे में। कंडेंसेशन मेथड
और इसको कहते हैं संघनन विधि। चलिए, तो कंडेंसेशन मेथड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कंडेंसेशन विधि में इसमें लिखेंगे इस विधि में ट्रू सॉल्यूशन में उपस्थित छोटे अणुओं को संघनित कर बड़े अणुओं में बदला जाता है, तब जिससे कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। तो कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। पहला ऑक्सीकरण विधि के बारे में बात करेंगे हम लोग कि ऑक्सीकरण विधि के द्वारा कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑक्सीकरण विधि के बारे में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर आप जलीय घोल लें, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जलीय घोल जब आप लेते हैं तो वो कैसा होता है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। अब ट्रू सॉल्यूशन के तरह हाइड्रोजन सल्फाइड का जलीय घोल होता है, उसमें जब ऑक्सीजन डालकर उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो उसमें जब ऑक्सीजन डालकर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो होता क्या है कि ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रतिक्रिया करेगा तो जल बनाएगा, और जल बनाने के साथ सल्फर जो मौजूद है हाइड्रोजन सल्फाइड में वो अवक्षेपित हो जाता है, और सल्फर जब अवक्षेपित हो जाता है तो वो जल में घुलकर क्या बना देता है, एक कोलोइडल विलयन बना देता है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। तो ध्यान से समझना है, हाइड्रोजन सल्फाइड शुरू के अवस्था में वास्तविक विलयन की तरह कार्य करेगा। उसके अणु जो होंगे वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटे आकार के होंगे, परंतु जब उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित की जाएगी और ऑक्सीजन प्रवाहित कर उसे गर्म किया जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें ऑक्सीजन जैसे ही प्रवाहित की जाएगी तो ऑक्सीजन प्रवाहित करने पर यह जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या बना देगा, H2O, यानी कि क्या बन गया, जल बन गया। और जल के साथ क्या हो गया, ये जो सल्फर है वो अवक्षेपित हो गया, और अवक्षेपित होकर ये सल्फर जाएगा कहाँ, तो जल में घुल जाएगा। अवक्षेपित होकर जब ये जल में घुल जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा, हमारा कोलोइडल विलयन बन जाएगा। तो इसमें लिखते हैं इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जल के साथ सल्फर अवक्षेपित होता है, जो जल में घुलकर सल्फर का सोल बनाता है। तो ये हो गया क्या कि आप ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीकरण कर क्या हो गया, ऑक्सीकरण करने से सल्फर के सोल का निर्माण हो गया। तो इस तरह की विधि को कौन सा विधि हम लोग कहते हैं, ऑक्सीकरण विधि कहते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण विधि के बाद। अब ऑक्सीकरण विधि में एक और विधि आता है जिसे हम लोग कहते हैं ओडेन विधि। यहाँ पे ओडेन विधि के बारे में हम आपको बताते हैं। ओडेन विधि, देखिए ओडेन मेथड क्या होता है स्टूडेंट की, इसमें सोडियम थायोसल्फाइड Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फाइड होता है। इस सोडियम थायोसल्फाइड को
जब बूंद बूंद करके हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, जैसे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो घोल होगा वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि आपका एकदम से वास्तविक विलयन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का विलयन। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल और जल के विलयन में जब आप क्या करेंगे कि सोडियम थायोसल्फाइड को बूंद बूंद करके गिराएंगे तो क्या होगा कि उससे आपको सल्फर जो है वो अलग होता चला जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, सल्फर वहां से अलग होता जाएगा जो जल में घुलकर सल्फर का एक सोल देगा। इस विधि को ओडेन विधि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Na2H2O3, इसको कहेंगे सोडियम थायोसल्फाइड। इसको आप केस में मिला रहे हैं H2SO4 में, और जैसे ही मिलाइएगा तो क्या स्टूडेंट हो जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। साथ में आपको कुछ सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, साथ में सल्फर यहाँ क्या हो जाएगा, अवक्षेपित, और ये सल्फर अवक्षेपित होकर किसमें घुल जाएगा, जल में। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सल्फर का सोल। तो क्या बन गया, इसमें सल्फर का सोल बन गया। यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर जब Na2 सोडियम थायोसल्फाइड लिख दें, सोडियम थायोसल्फाइड के घोल को जब बूंद बूंद कर गिराया जाता है तो सल्फर और जल का सोल बनता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या हो गया, ओडेन विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर जब बूंद बूंद करके सोडियम थायोसल्फाइड को गिराया जाता है तो क्या होता है कि सल्फर अवक्षेपित होता है जो जल में घुलकर क्या बना देगा, सल्फर का सोल बना देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओडेन विधि कहते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण विधि। इसके आगे बहुत सारी विधियां हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है, जैसे ऑक्सीकरण के बाद अपकरण विधि हम लोगों को पढ़ना है, जल अपघटन विधि पढ़ना है, बहुत सारी विधियों को हम लोग को जानना है। तो आप इन विधियों को नोट डाउन करें स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, आज इतने तक हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं। हमने ऑक्सीकरण विधि देख ली है। ऑक्सीकरण विधि के बाद अपकरण विधि, जल अपघटन विधि, और सारी विधियां हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, पेप्टाइजेशन है, बहुत सारी विधियां हैं जिनको हम लोगों को अगले क्लास में पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आपने इतने सब्र के साथ इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडेंट। और अगर आप इसी तरह के वीडियो लगातार पाते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।